हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। सो ये है आज का न्यूज़पेपर, हिंदू का इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सो आई विल गिव यू द डिटेल्स हियर। जो भी काम की चीज़ें हैं वी विल डिस्कस देम इन डिटेल्स। सो फर्स्ट न्यूज़ इज नैनो यूरिया फास्ट ट्रैक फॉर अप्रूवल डिस्पाइट ऑफ इनकम्प्लीट ट्रायल। ये रिलेटेड है हमारे जीएस पेपर 3, जिसके अंदर एक पार्ट है साइंस एंड टेक और एग्रीकल्चर भी उसका एक पार्ट है। सो दोनों को कंबाइंड मिला के ये एक न्यूज़ है। उसमें काफ़ी कुछ न्यूज़ में दिया हुआ है कि भाई काफ़ी इसका फास्ट अप्रूवल हो रहा है, इसका काफ़ी ट्रायल अच्छे से हुए नहीं है। एक्चुअली इसका जो इसका अप्रूव करता है फर्टिलाइजर्स को, वो आईसीएआर करता है। तो यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि कम ट्रायल्स के अंदर इसको अप्रूव किया जा रहा है। लेकिन हमारे ये सब काम का नहीं है। हमारे काम का जो चीज़ है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, नैनो यूरिया हमको चाहिए क्यों, और क्या इससे भी हम और बेटर कर सकते हैं या इसका कुछ और ऑल्टरनेट है। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इट विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन यूरिया प्रोडक्शन। राइट नाउ इंडिया इम्पोर्ट्स 9 मिलियन टन्स और विच इज़ रफली अराउंड 90 lakhs tons of urea, which costs around 40,000 crores, and it also depletes our forex reserve. And at the same time India has to be dependent on the not so friendly countries. So this is the one advantage why we need to use nano urea which is in format of the liquid, ताकि हम कम से कम यूरिया का इंपोर्ट करें, हमारा फॉरेक्स बचे और हमको जो भी और अदर कंट्रीज़ है जिनसे हमारे रिलेशन्स है पर बहुत अच्छे नहीं, उन पे हमको डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। सेकेंड इज हाफ लीटर नैनो लिक्विड यूरिया कैन वर्क सेम एज 45 kg sacks ऑफ यूरिया, हैंस नीड लेस स्टोरेज स्पेस। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं हम यूरिया को, उसके अंदर उसके कट्टे होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिसके अंदर हम रफली 45 kg, 60 kg, 80 kg तक उसके अंदर यूरिया को हम पैक करते हैं इन सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म में होता है। और उसके बाद उसको ट्रेन्स के थ्रू या फिर पहले तो हम जब फ़ॉरेन से मंगवाते हैं तो वो शिप्स में आता है कंटेनर्स के अंदर, और फिर बाद में हमारे यहाँ पे पोर्ट्स पे डॉक होकर के, और फिर बाद में ट्रेन्स के थ्रू या जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है वाया रोड्स और एनीथिंग, उसको आगे फर्दर प्रोसेस आगे भेजा जाता है ताकि वो फार्मर्स को मिल सके। नाउ थिंक ऑफ इट, एक 80 kg का बैग या फिर एक 80 kg का जो प्लास्टिक बैग है वो कितना स्पेस घेरता है, और यहाँ पे बस ये केवल हाफ लीटर की एक नैनो यूरिया की एक लिक्विड बोतल है। तो उतने सारे स्पेस में जो कि जो 80 kg का एक बोरा यूज़ कर रहा था, उसमें हम काफ़ी सारी ऐसी बोतल्स रख सकते हैं। तो हमारा जो स्टोरेज स्पेस है वो लेस होगा। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्ट का भी जो कॉस्ट है अपने आप नीचे चला जाएगा, और इसीलिए ये इसकी जो प्राइस है वो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वो कम होगी। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अब हमको कम स्पेस चाहिए तो इसको मैनेज करना भी इजीली होगा। आप मान के चलोगे, अगर मैं कहूँ कि कहाँ तो हमको 8,000 बोरे या फिर 8,000 प्लास्टिक बैग्स यूरिया के हमको मैनेज करने होते हैं, कहाँ हमको 8,000 सिर्फ बोतलें मैनेज करनी होगी। बोतलों को भी प्लास्टिक के पॉलीथीन में रैप किया जाता है, सो इट्स ईजी टू पिक अप एंड ट्रांसपोर्ट एट द सेम टाइम। थर्ड पॉइंट इज विद रेगुलर और कंटिन्यूस रिसर्च we can also make other fertilizers can be converted into same form, and India can emerge as leader in this field. Now this is a very important thing. अभी हमने यूरिया को लिक्विड फॉर्म में नैनो फॉर्म में कन्वर्ट किया, और नैनो को फिर हमने नैनो इज नथिंग बट 10⁻⁹। सो यूरिया का जो बेसिकली हर एक का कंपाउंड कह सकते हो वो 10⁻⁹ साइज़ का है, उसको इतना छोटा किया गया, और उसके बाद में उसको फर्दर हमने उसको लिक्विड के अंदर लिक्विड उसका बना करके और उसको बॉटल के अंदर पैक किया। नाउ थिंक ऑफ इट कि हम सारे के सारे फर्टिलाइजर्स को अगर हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो आने वाले समय के अंदर हमको बहुत कम स्पेस चाहिए होगा। फार्मर्स को हम सिर्फ 3-4 बोतल के अंदर ही उनका पूरा सीज़न निकल जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया कैन ऑल्सो इमर्ज एज ए विश्व गुरु और द लीडर विच इट थिंक्स दैट इट शुड बी। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इसराइल वगैरह ये काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। इवन इंडिया इज़ वर्किंग विद इसराइल कि हम कैसे एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा बेटर कर सकें। इंडिया की जो काफ़ी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी one of the biggest part of Indian economy. At the same time, it is also 50% of more than 50% people used to be dependent on that. अभी के लिए टर्टरी सेक्टर जैसे कि सर्विस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इस पे इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी डिपेंडेंट कर रही है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी काफ़ी बड़ा हिस्सा अपना इकोनॉमी के अंदर प्ले करता है।
रफली 18% एज फार एज आई नो। तो जो अदर नेशन है इंडिया उनको अपनी बाय बिकमिंग ए विश्व गुरु इन दिस थिंग, भारत अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो औरों को दे सकता है। कंट्रीज़ लाइक नेपाल, श्रीलंका, जहाँ पे अभी ऑलरेडी श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से काफ़ी कुछ इश्यू भी हुए हैं। अगर यदि इंडिया इन सब चीज़ों को खास करके एग्रीकल्चर रिसर्च को ज़्यादा बढ़ा करके अपने आप को विश्व गुरु बना लेता है, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर नेबर्स आल्सो। So this is third point. Now the fourth advantage is what? Production increase has been noticed in many areas. This is a spelling mistake. Let me just make it right here. Yeah. Many cases during the trial. So it has been observed. ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब उसका ट्रायल किया जा रहा था फ्रॉम 2019 टू 2020, तो या तो इसका प्रोडक्शन सेम रहा है या फिर कई केसेस के अंदर उसका प्रोडक्शन बढ़ा है। किसका? क्रॉप्स का, जहाँ पर भी नैनो लिक्विड यूरिया को यूज़ किया गया था। सो ऑब्वियसली इट्स एन एडवांटेज फॉर अस कि भाई अगर यदि प्रोडक्शन बढ़ रहा है इन एनी वेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, it's a good thing for us. Now, so these are the few advantages that I have listed down. In case if you also think that there are some other advantages which should be highlighted, अगर आपको लगता है कि कोई और भी फ़ायदे हैं जो कि इनको हमको हाईलाइट करना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमने फ़ायदे की बात कर ली है, तो आई थिंक फ़ायदे के साथ में हमको लिमिटेशंस की भी बात करनी चाहिए। यूपीएससी या फिर अगर यदि आप किसी भी लाइफ में भी अगर आप किसी चीज़ को देखते हो तो उसके हमेशा दो चीज़ों को, दोनों पहलुओं को देखा जाता है। एक कोइन के दो साइड होते हैं, ऊपर का भी साइड होता है, नीचे का भी साइड होता है। उसी तरह से यहाँ पे इसके एडवांटेज है, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होगी जिनके बारे में हमको अभी से सोच के चलना चाहिए। बाद में जाके एक बहुत बड़ा हैवॉक बने हमारे लिए, एक बहुत बड़ी समस्या बने हमारे लिए, तो उसके लिए भी पहले से कि हम पहले से तैयार हों। तो इसके लिमिटेशंस क्या है कि ये डज नॉट रिप्लेस रेगुलर यूरिया कम्प्लीटली, एज यूरिया इज बीइंग यूज्ड इन क्रॉप साइकिल वन बिफोर sowing and second time when canopy leaves emerge and reproductive cycle starts. Liquid urea can be used in second phase only. तो होता ये है कि अगर आपको एग्रीकल्चर का साइकिल या फिर जो जो फसल का जो एक पूरा का पूरा साइकिल पता हो, आपको क्रॉप्स का एक साइकिल पता हो, तो होता ये, मैं यूरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि यूरिया को दो समय पे यूज़ किया जाता है। एक तो जब हम बीज को बोते हैं, ताकि जब हम बीज को बोएं उसके बाद में उसमें थोड़ा सा यूरिया डाला जाता है ताकि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन पहुंच जाए, और जब वो पौधा धीरे धीरे बने तब हाथों हाथ उसके अंदर उसको नाइट्रोजन अच्छा खासा मिल जाए डेवलप होने के लिए। ठीक है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है कि जब आप इसके अंदर जब फूल के डंठल आना शुरू हो जाते हैं, कि भाई अब उसके अंदर फूल के डंठल कह लो, या फिर आप उसको कि जैसे गेहूँ है तो गेहूँ की जो ऊपर की जो बाली वाला हिस्सा जब आना शुरू होता है, तब भी यूरिया को छिड़का जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो फल पकने का समय है और अब हमको आउटपुट मिलेगा। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी रीज़न की वजह से न्यूट्रिशंस की कमी हो, तो हम यूरिया फिर से डालते हैं। ये जो लिक्विड यूरिया है ये दूसरे वाले स्टेज में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसको पत्तों पे छिड़का जाता है। अगर आप सोचो कि हाफ लीटर यूरिया 80 kg को रिप्लेस कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? एक बहुत बारीक थिन लेयर बिछाई जाएगी, राइट? तो इसको हम पहले वाले में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मान के चलो अगर पहले वाले में यूज़ भी करोगे तो वो थिन लेयर हो सकता है शायद कि बरसात धूप की वजह से एक बार की तो गायब हो जाए, लेकिन अगर यदि आपको पता अगर आप पत्तों में डालोगे तो वो इतनी ईजीली गायब नहीं होगी, क्योंकि छाया आएगी, थोड़ा मॉइस्चर भी देगा, तो वो इतनी ईजिली नाइट्रोजन गैस वहाँ से उड़ेगी नहीं। तो ये एक इसका लिमिटेशन है कि आपको जो सॉलिड फॉर्म में जो अभी रेगुलर यूरिया है वो आपको पहले वाले साइकिल में तो फिर भी यूज़ करना पड़ेगा। बट इट्स एट द सेम टाइम इंडिया जो है वो भी प्रोड्यूस करता है यूरिया को। ऐसा नहीं है कि यूरिया बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है, इंडिया के अंदर होता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है कि हमको औरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। हमारा खुद का जो प्रोडक्शन है यूरिया का वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको सऊदी अरेबिया और भी जो अरब देश है उन पे हमको इवन रशिया, यूक्रेन, उन पे भी हमको डिपेंड करना पड़ता है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इसकी वजह से भी हमको वहाँ पे यूरिया नहीं मिल पाया, तो हमको फिर और अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, राइट? सो दिस इज़ वन लिमिटेशन कि डज नॉट कम्प्लीटली रिप्लेस द यूरिया विच वी आर यूजिंग राइट नाउ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज, नाउ दिस इज समथिंग विच आई हैव listed down with my using my knowledge basically. I'm not sure कि ये होगा ही होगा ऐसा, but I think that it is better कि हम पहले से ही conscious होके चले। अगर यदि हम ऐसे समझो कि अगर यदि हम कोई पॉलिसी को फॉर्म कर रहे हैं तो हम पहले से सोचे चलते हैं आगे से किसके क्या नुकसान हो सकते हैं, राइट? तो दूसरा पॉइंट उसी को लेकर के द पॉइंट क्या है कि वी ऑल्सो नीड टू चेक फॉर इट्स मिस यूज़ इफ़ देयर इज़ एनी। हमको इसके मिस यूज़ के बारे में चेक करना पड़ेगा अगर यदि कोई है तो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कोई और एग्जाम्पल है, वो कैसे मिस यूज़ किए गए थे।
हो सकता है इसी तरीके से ये लिक्विड यूरिया भी मिसयूज़ हो सके। तो मैं आपको एग्जांपल जो मैंने लिखे वो ये हैं कि जो एडेसिव्स है जिनको हम टायर वगैरह चिपकाने में, पंक्चर निकालने में, अगर आपको पता हो ट्यूब्स का यूज़ करते, राइट। सुलोचन वाला केस आपको पता हो कि बच्चे या फिर जो एडल्ट्स थे वो सुलोचन जो मतलब जो एडेसिव्स थे उनको सूंघ सूंघ करके काफ़ी अपने आप को हाई फील कर रहे थे। These are very cheap products and that's why they use it. At the same time, recently, even the flavored condoms also being used for the as a drug, as a substitute of that. It has been used by the drug addicts. So recently there was this news जहाँ पे ये कहा गया था कि शायद वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में, आई डोंट रिमेंबर द स्टेट नेम एग्जैक्टली, जहाँ पर फ्लेवर्ड कॉन्डम्स यूज़ किए गए थे सिर्फ उसके फ्लेवर को एज ए उसको खुद को सिर्फ हाई फील कराने के लिए। सो इन द सिमिलर वे वी ऑल्सो नीड टू थिंक कि क्या जो लिक्विड यूरिया है क्या वो किसी एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन में जैसे कि मतलब कोई बारूद क्या हो गया, TNT वगैरह हो गया, यहाँ पे मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, बट देयर कैन बी समथिंग लाइक दिस। वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या इसका कोई मिसयूज़ हो सकता है क्या। मान के चलो कि आपने लिक्विड यूरिया प्रोवाइड करवा दिया और समहाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड इन एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, कि जहाँ पे हम लोकल वाले एरिया को पता पड़ गया कि भाई इससे तो बम धमाका कर सकते हैं, तो दे विल बी यूजिंग इट इन द रॉन्ग वे। बना किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, राइट, बट उसका पर्पज़ कुछ और होगा। तो अब बात करते हैं कि क्या इससे और भी बेटर ऑप्शन है या फिर इसका कोई और साइमल्टेनियस इसका और कोई दूसरा कोई और भी तरीका है जिसकी तरह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली वैसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन वन ऑफ द वे इज़ एज मैं आपको उसको सुना देता हूँ पढ़ के कि एज यूज़ ऑफ यूरिया इज़ टू यूज़ नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी। Awareness among farmers should be increased to use different crops together, which naturally increase nitrogen in soil, like bean production, etc. तो होता ये कि जब आप दालों को या फिर बीन्स को जब आप यूज़ करते हो तो वो उनके अंदर राइबोजियम्स होता है, एंड राइबोजियम जो सॉइल में जा कर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। जैसे मान के चलो भी आपने दाल बोई थी, आपने दाल को काट दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो राइबोजियम है उसने नाइट्रोजन को काफ़ी मिट्टी के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी रहती है। तो जब आप नेक्स्ट सीजन में जब कोई दूसरी फसल उगाओगे तो उसके लिए जो उन्होंने नाइट्रोजन को डाला था वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नाइट्रोजन पहले से अवेलेबल होगा तो हमको फिर यूरिया का यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, राइट। सो इसका जो पॉइंट है वो ये है कि अगर यदि हम किसानों को ये बताएं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि भाई आप अगर यदि इस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ करते हो या फिर इस तरह से फसल लगाने का तरीका इस्तेमाल करते हो जहाँ पे पहले आप दाल भी बो ताकि हमको नाइट्रोजन पहले से अंदर उसके अंदर नेचुरली हमको मिल जाए, तो अगली बार हमको यूरिया कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी एक तरीका है ताकि हमारी जो कम से कम डिपेंडेंसी यूरिया पे होनी चाहिए। दिस इज़ वन वे। तो ये पहली न्यूज़ थी, वो थी GS3 से। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। तो जो अगली न्यूज़ है वो है कि होम मिनिस्टर चेयर्स साउथर्न जोन काउंसिल मीटिंग इन केरला। देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि भाई ठीक है काउंसिल मीटिंग्स होते हैं, पर लेकिन हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि जोन काउंसिल मीटिंग्स है वो होती क्या है। आई विल नॉट गिव यू द माइनर डिटेल्स ऑफ द डेटा विच इज़ नॉट नेसेसरी। बहुत बारीक बारीक चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि पूछी जा सकती है या फिर हमको पता होना चाहिए ताकि हम उनको कहीं पे आंसर में यूज़ कर सके, ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सके, समवेयर हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो रिलेटेड है पॉलिटी वाले सेक्शन में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म वाले के अंदर। तब हम बात करते हैं UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम का है, वो ये है कि काउंसिल मीटिंग, जोनल काउंसिल मीटिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जोनल काउंसिल्स होते क्या। तो जोनल काउंसिल्स दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडी, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी मेंशन नहीं है। यानी कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमको जोनल काउंसिल बनाने चाहिए, ठीक है। अभी करंटली इंडिया में 5 जोन्स है, वो है नॉर्थर्न जोन्स, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, साउथर्न जोन एंड वेस्टर्न जोन। उसके अलावा एक और जोन बनाया गया है, वो ये है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये जो 7 सिस्टर स्टेट है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उनके लिए ये सेपरेटली एक और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। तो इसका अब यूज़ क्या है, अब हमने बात तो कर ली कि जोनल काउंसिल होते क्या है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और इसका यूज़ क्या है। तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर आपको डायग्राम फॉर्मेट में बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसका जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर है, जो कि अभी करंटली हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैं।
और आप न्यूज़ हेडिंग में भी देख सकते हैं कि अमित शाह जी ने साउथर्न जोनल काउंसिल केरला के अंदर की है, राइट। इसका जो वाइस चेयरमैन होता है वो हमेशा रोटेटिंग होते रहते हैं, यानी कि अगर मान के चलो एक जोन के अंदर 4 स्टेट है, तो एक साल कोई और रहेगा, अगले साल कोई और रहेगा, दूसरे साल कोई और रहेगा, उस तरह से। तो जो भी मान के चलो कि अभी स्टेट मान के चलो 4 स्टेट है, तो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। तो वाइस चेयरमैन अभी मान के चलते कि अगर स्टेट 4 का है तो जो बाकी के मेंबर्स है वो अपने आप ही सीएम ऑफ अदर स्टेट्स हो जाएंगे। स्टेट 1 के सीएम, स्टेट 2 के सीएम एंड स्टेट 3 के सीएम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंबर्स जो है वो सीएम ऑफ स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3 सेम लेवल पर, ठीक है। और जो इनके एडवाइजर्स होते हैं, इसके अंदर चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं और एडवाइजर्स होते हैं। एडवाइजर्स बेसिकली जो होते हैं इसमें वो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर एक नीति आयोग का नॉमिनेटेड मेंबर होता है, हर एक जोनल काउंसिल के लिए अलग अलग होता है। उसके साथ में चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट स्टेट और जो भी ऑफिसर रिलेटेड ऑफिसर, जैसे मान के चलो अगर रिवर डिस्प्यूट को हम डिस्कस कर रहे हैं जोनल काउंसिल मीटिंग के अंदर, तो जो भी रिवर डिस्प्यूट को लेकर के रिलेटेड ऑफिसर होंगे उन स्टेट्स के, उनको बुलाया जाएगा ताकि वो डिटेल्स को डिस्कस कर सके इनकी प्रेजेंस के अंदर किसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब वापस आते हैं हम हमारे इसके डेटा के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर। तो ये तो उसका हमने हायरार्की देख लिया कि उसका कंपोजिशन क्या है। अब बात करते हैं इसका यूज़ क्या है। जनरल काउंसिल बने होंगे तो कुछ तो पर्पस होगा, राइट। तो जो जनरल काउंसिल होते हैं उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि सेंटर स्टेट से बात करे और खास करके स्टेट स्टेट से बात करे। मेन पर्पस जो होता है वो होता है कि जो आसपास के जो स्टेट है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को इस जनरल काउंसिल के अंदर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के अंदर उसको जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म करें, और जो भी अगर उनको लगता है कि एक दूसरे की ग्रोथ के लिए अगर उनको फर्दर कुछ प्लान बनाना चाहिए तो वो बनाएं। जैसे वाटर शेयरिंग हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गया, लैंग्वेज वाले हो गए, माइग्रेशन का इशू हो गया, कि भाई अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसका यूज़ है वो है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि जो भी देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अगर कोई भी एक कोई भी एक इशू कर रहा है तो उसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। सेंटर स्टेट का कोऑपरेशन बढ़े, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनके जो अब इसके जो चेयरमैन है वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो अगर यदि स्टेट को लगता है कि उनको उनका कोई इश्यू है जो कि सेंटर को सुनना चाहिए, या फिर उनको लगता है कि उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या कोई भी ऐसा नया आइडिया जो कि सेंटर को सुनना चाहिए या फिर सेंटर से हमको मिलना चाहिए कोऑपरेशन, वो इस जोनल काउंसिल के अंदर उसको आराम से उठा सकते हैं। स्टेट स्टेट कोऑपरेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, लैंग्वेज डिस्प्यूट्स हो गए, वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट्स हो गए, वाटर जो जैसे अभी शायद राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का भी एक इशू है, ईस्टर्न केरला प्रोजेक्ट वाला। और अगर यदि हम जैसे अभी साउथर्न जोन की स्पेसिफिक तो बात करें तो पेरियार मुल्ला एरियम के जो पेरियार मुल्ला एरियम जो वाला डैम का जो इशू है वो वाला भी इसके अंदर डिस्कस किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर डिस्कस किए थे। तो स्टेट से स्टेट के बीच में भी जो कोऑपरेशन है वो बढ़ता है, ठीक है। और रिजॉल्विंग डिस्प्यूट तो ऑब्वियस बात है, ये तो इसका मेन इशू है ही, जो मेन इसका जो यूज़ है वो तो है ही। तो ये हो गया हमारा GS2 का सेकेंड न्यूज़। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की, वो है जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ इज़ नाउ न्यू हेड ऑफ नालसा। देखा जाए तो इसमें वैसे कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन UPSC के हिसाब से हमको ये पता होना चाहिए कि नालसा होता क्या है, ठीक है। नाउ नालसा इज़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये देखिए, ये हाईलाइटेड हिस्सा है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। Now, what is National Legal Service Authority? National Legal Service Authority or NALSA has been constituted under the Legal Services Authorities Act 1987 to provide free legal service to the weaker section of society. तो जो नालसा का यूज़ है वो गरीबों को, अगर यदि उनको लगता है कि उनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करने वाला है उनकी कोई इशू के अंदर जुडिशरी के अंदर, तो वहाँ पे वो नालसा का यूज़ करके और नालसा के पास में जा कर के और वहाँ पे कि भाई हमको हमारा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो वहाँ पे उनको फ्री हेल्प दी जाती है कि भाई हाँ ठीक है, हम आपको ये जो वकील है या फिर ये जो आपके ये हैं वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा GS2 पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस वाली न्यूज़। अब हम बात करते हैं एडिटोरियल सेक्शन। वैसे देखा जाए तो एडिटोरियल सेक्शन आज के न्यूज़पेपर में था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ 2 न्यूज़ ऐसी थी जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो जो पहला आर्टिकल था वो था कि ये जो आर्टिकल था वो ये डिस्कस करता है कि क्यों अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग इन्फ्लेशन रेट थी कंपेयर टू किसके, नेशनल इन्फ्लेशन रेट के। तो जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट
इन डिफरेंट स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इन्फ्लेशन रेट। मैं चाहता हूँ कि आप इसका ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू रखें। कल को तो अगर यदि मान के चलिए कि आप किसी भी तरीके से पॉलिसी फॉर्म करने वाले पर्सन बनते हैं, आप किसी भी स्टेट का, या फिर अगर यदि सेंट्रल लेवल पे, अगर यदि आप, मैं चाहता हूँ इसको आप कंट्री लेवल पे सोच के देखें। स्टेट लेवल पे भी सोच वैसी बात है, लेकिन एक जो ब्रॉड विजन जो होना चाहिए वो ये है कि आप थोड़ा सा अगर यदि इसको बड़े लेवल पे सोचें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन एक स्टेट लेवल पे कि भाई हाँ ठीक है। स्टेट लेवल पे आपको पता होता है, कंट्री लेवल पे काफ़ी सारे फैक्टर काम करते हैं। सो इट्स बेटर कि हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि हमको पता होना चाहिए कि हम हमारे कंट्री को, हमारे स्टेट को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारी इवन सोसाइटी को भी हम बेटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट था वो ये था कि हर एक स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग इन्फ्लेशन रेट पाई गई कंपेयर टू द नेशनल इन्फ्लेशन रेट। तो अभी जो नेशनल इन्फ्लेशन रेट है विच है 6.8%, हायर देन 6। जो 6 है वो क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है, आरबीआई के द्वारा सेट किया गया है कि भाई जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये जनवरी 2022 के अंदर ही ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। हालांकि इसको अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का यूज़ करके, जहाँ पे रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट वगैरह सब चेंज की जाती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न थे। जैसे अगर बिहार वगैरह में जब मैं डेटा पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, इवन यूपी में ज़्यादा थी, और जबकि केरला, जैसे केरला, तमिलनाडु, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट थी वो समवेयर अराउंड 4.9 और 5 के आसपास थी। तो अगर आप देखो बिहार में जहाँ पे 8.9% है और एट द सेम टाइम केरला जहाँ पे 4.9% के आसपास है, तो हमको रीज़न पता होना चाहिए। और जबकि नेशनल लेवल पे देखा जाए तो इट्स 6.8%, राइट। तो वी शुड नो कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों बिहार में ज़्यादा है, केरला में कम है, और नेशन का जो है वो इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल ही अलग है। तो हम बात करते हैं लोकल फैक्टर्स की। ऑब्वियस सी बात है कि लोकल फैक्टर, क्योंकि बिहार और केरला के जो लोकल फैक्टर्स है वो अलग अलग है। तो जो पहला फैक्टर जो इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया वो था फूड प्राइस इन्फ्लेशन। States that are not major crop producers have higher food inflation as transport cost are added on. Wait a minute, I think this, yeah, no, uh, the spelling of cost was wrong. I'm sorry, my bad. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड होने की वजह से जिस एरिया में, मान के चलिए कि बिहार के अंदर इस साल बाढ़ की वजह से जो क्रॉप प्रोड्यूस होनी चाहिए थी नहीं हुई, लेकिन एट द सेम टाइम केरला में या आंध्र प्रदेश के अंदर वो जैसे मान लो वहाँ पे राइस ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो राइस उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने प्रोड्यूस किया। कहाँ पे? केरला और आंध्र के अंदर। और बिहार के अंदर राइस इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ, और मान के चलते कि वहाँ के लोग काफ़ी राइस वो है वो कंज्यूम करते हैं डे टू डे फूड लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अब हमको आंध्र प्रदेश और केरला से राइस को मूव करना होगा बिहार के अंदर, राइट। अब मान के चलते कि अगर राइस का जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ पर केजी है, तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बिहार तक जाते जाते तो ऐड होगा ही। अगर यदि हम मान के चले रफली कि 3 रुपीज़ पर केजी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आया है, वहाँ तक ले जाने में ट्रांसपोर्ट का हो गया, स्टोरेज का कॉस्ट हो गया, और फिर वहाँ से स्टेट लेवल में भी फिर अगर विलेज लेवल पे ले जाते या फिर तालुका लेवल पे ले जाते ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता चला गया। कुछ लॉस भी हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा 100 केजी का 100 केजी एज इट इज़ पहुँच जाता है। कई बार लॉस भी होता है, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो लॉस होता है। बैग फट गया, किसी रीज़न की वजह से बैग ही गायब हो गया। तो इन सब कॉस्ट को अगर मिला के देखा जाए तो 40 रुपये पर केजी जो कि आंध्र प्रदेश और केरला में था, वो कभी भी एज इट इज़ 40 रुपये पर केजी बिहार में नहीं पहुंच सकता। देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कॉस्ट्स विच विल इनकर। ठीक है, अगर यदि आप देखो तो इवन लेबर का भी कॉस्ट है, राइट। तो ये एक रीज़न है कि बिहार के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी बिहार, जस्ट एज दिस इज जस्ट एज एन एग्जाम्पल, don't think that I'm just talking about Bihar. This is just as an example. We can talk about state 1, state 2 also, right? तो वहाँ पे इन सारी कॉस्टों के बढ़ने की वजह से फूड का जो प्राइस है वो ऑलरेडी इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, और उन स्टेट तो सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी होगी जहाँ पे रूरल एरिया ज़्यादा है, जहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पे रूरल एरिया में होता ये है इशू कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका इकोनॉमी का जो होता है सोर्स वो एग्रीकल्चर होता है, या फिर अगर मान के चले तो हम लघु उद्योग या फिर जो माइक्रो इंडस्ट्रीज इनको हम बोल सकते हैं, जैसे बुनाई वगैरह हो गया, कोई कपड़े की जो कपड़े को काटते हैं, उसके अलावा अपने जो पॉट बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मतलब बहुत छोटे लेवल के इंडस्ट्रीज़ होते हैं, राइट।
तो जहाँ पे उन उन एरिया के अंदर उनकी वैसे ही जो अर्निंग होती है वो इतनी हाई नहीं होती है। तो सीपीआई जब हम कैलकुलेट करते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, तो उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है फूड को। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका जो सीपीआई होता क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। तो कंज्यूमर रूरल एरिया में क्या ही खरीदेगा ज़्यादा से ज़्यादा, खुद के खाने की चीज़ें, थोड़ा बहुत कपड़ा और फ्यूल वगैरह, राइट। अर्बन एरियाज़ में अगर आप देखो तो दे ऑल्सो बाय सर्विसेज एंड द लग्जरी थिंग्स। सर्विसेज जिनकी भाई इंटरनेट हो गया, उसके अलावा एसी वगैरह हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गए, उसके अलावा हमारे सैटेलाइट के जो टीवी सैटेलाइट से जो हमको चैनल वगैरह आते हैं उसका पे करते हैं, राइट। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व इन अर्बन एरिया। लेकिन रूरल में दैट ऑप्शन और द नंबर ऑफ आइटम्स इन CPI इज़ वेरी लेस, एंड दैट्स द रीज़न वाई मोर वेटेज टू फूड इज़ गिवन इन CPI फॉर रूरल एरियाज, ठीक है। So food price inflation is one factor. Now the second factor which contribute to the difference in the inflation rate is consumption pattern and divergence in different item price trends. तो अब हम बात करते हैं कंजम्पशन पैटर्न और डाइवर्जेंस इन डिफरेंट आइटम प्राइस ट्रेंड चेंज कैसे होता है। तो देखो, अभी हमने जैसे पहले वाले के केस में हम बात करते हैं, जैसे बिहार के अंदर चावल ज़्यादा खाते हैं, राजस्थान के अंदर गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। अब मान के चलो कि चावल का इस बार जो प्रोडक्शन था वो कम था, गेहूं का अच्छा खासा था, तो अब बिहार को अगर ज़्यादा चावल चाहिए तो उनको ज़्यादा पे करना होगा। राजस्थान वाले गेहूं खाते हैं, गेहूं अच्छा खासा हुआ है तो उसका प्राइस लगभग कांस्टेंट है, तो उनको कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग है, राइट। अगर यदि हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ अगर सिनारियो की बात करें, तो अगर आपको पता हो वेस्ट बंगाल के अंदर दे ईट राइस एंड फिश अलॉट, राइट। तो वहाँ पे जो फिशरीज़ है, अगर यदि मान के चलो कोई सुनामी आ गई या फिर कोई कुछ ऐसा डिज़ास्टर हुआ सी के अंदर जहाँ पे अचानक से फ़िश का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, तो उस केस के अंदर फिशरीज़ के जो इन्फ्लेशन है, वो फिशरीज़ के जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, दे विल इंक्रीज़। तो ओवरऑल जो उनका जो CPI है फूड वाला, वो अपने आप ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन कुकिंग का भी अगर मान लो, जैसे अभी करंटली अगर देखा जाए तो जो अभी करंटली इंडिया के अंदर या फिर उन स्टेट्स के अंदर जनरल लेवल पे बात की जाए तो फूड का जो इन्फ्लेशन था वो कम हुआ है, जैसे कि टमाटो के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, फिशरीज़ के अंदर, मीट के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम LPG का जो इन्फ्लेशन है दैट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो ओवरऑल अगर यदि हम फूड की बात करें तो वो कुक भी होता है, वहाँ पे LPG भी लगती है। तो भले ही अगर यदि रॉ मटेरियल का प्राइस कम हुआ हो, लेकिन LPG का प्राइस बढ़ गया, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन रेट चेंज होता है। सो इफ़ एनी एरिया विच इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन LPG विल हैव हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखा जाए तो वैसे अगर हमको सोलर वगैरह इन पे मूव करना चाहिए। तो अब इसका इम्पैक्ट है क्या, अगर यदि हम इन्फ्लेशन रेट डिस्कस कर रहे हैं तो इसका कुछ इम्पैक्ट होना भी चाहिए, राइट। तो इन्फ्लेशन हमको ये बताता है कि जिस भी एरिया में या फिर जिस भी कंट्री, स्टेट, चाहे कुछ भी हो, अगर यदि हाई इन्फ्लेशन है, यानी कि अगर यदि हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कम पैसे बचेंगे, तो दैट विल रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर। अगर भाई मैं 100 रुपये कमाता हूँ, पहले मैं 40 रुपये खाने पे खर्च करता था, अब मैं 50 कर रहा हूँ। तो पहले मैं 40 रुपये जब खर्च करता था तो मेरे पास 60 रुपये बचते थे और चीज़ों पे खर्च करने के लिए। अब मैं 50 खर्च कर रहा हूँ खाने पर, तो और चीज़ों पे खर्च करने के लिए 50 रुपये बचेंगे। तो दिस रिड्यूस द कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर। कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर रिड्यूस हुई तो मैं कम खरीदूँगा और चीज़ों को। अगर मैं कम खरीदूँगा तो कंपनियाँ कम प्रोडक्शन करेगी, और ऑब्वियस सी बात है इससे हमारी GDP अपने आप कम हो जाएगी। GDP इज़ व्हाट, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारे कंट्री के अंदर, एक जियोग्राफिकल के अंदर, एरिया के अंदर, एक साल के अंदर टोटल जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका एस्टीमेट GDP कहलाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि पॉलिसी मेकर्स को जो भी प्रेशर पॉइंट्स है, जैसे कि LPG का प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है, अगर यदि हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें और डिफरेंट तरीके के इन्फ्लेशन की बात करें, तो जो भी उनके प्रेशर पॉइंट्स है, पॉलिसी को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि वो पॉलिसी अपने आप, और जो वो पॉलिसी है उन प्रेशर पॉइंट्स को, उनका जो जो प्रेशर नॉर्मल आ रहा है उसको कम किया जा सके, राइट। उसके अलावा अगर यदि हम टू बी स्पेसिफिक अगर रूरल एरियाज़ की बात करें, तो वेजेस को बढ़ाना चाहिए या फिर रेगुलेट करना चाहिए या फिर उसको कंट्रोल करना चाहिए। बेसिकली फोकस ऑन एनवायरनमेंट, ये देखा जाए तो बहुत ही ब्रॉड व्यू देता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करता है, राइट। तो अगर यदि हम मानसून को अगर सही रखते हैं, बाढ़ वगैरह नहीं आने देते हैं, तो
हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसको मानसून को कंट्रोल में करने का तरीका क्या है? क्या ऑब्वियस सी बात है, मैं एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर है उनको वैसा का वैसे रखूँ। और उसके अलावा एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर मान के चलिए कि किसी एरिया में मानसून से कोई इतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है, जैसे कि अगर हम दक्कन के एरिया की बात करें, तो वहाँ पे जहाँ पे पठारी एरिया है, जहाँ पे हिल्स है, वहाँ पे वैसे भी इतना कोई ख़ास ग्रो होता नहीं है, सिवाय अगर आप देखो तो चाय ग्रो हो जाती है, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, लेकिन खाने वाली चीज़ें इतनी ग्रो नहीं होती है। तो इससे बेटर ये है कि हम वहाँ के लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए उस एरिया की स्ट्रेंथ का पता करें। जैसे अगर मान के चलो कि वहाँ पे अगर यदि कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो कॉटन की प्रोडक्शन पे ज़्यादा खर्च करें। तो हमको हर एक रूरल ब्लॉक की स्ट्रेंथ पता करके उस एरिया के लोगों की इनकम को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो खुद उस पर्टिकुलर खुद के हुनर का यूज़ करते हुए, टैलेंट का यूज़ करते हुए अपने आप को ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बना सकें। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन रेट को लेके। जो अगला वाला है वो है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन इन सीआरपीसी। देखा जाए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यदि हमको कभी ऐसे लिखना पड़ा कि विमेन इक्वलिटी को लेकर के, या फिर जो स्पेशल प्रोविज़न टू वुमेंस कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर भारत के जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, इवन उनके अंदर भी वुमेंस को एक सेफ गार्ड किया गया है। तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सीआरपीसी विच इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न रखे गए हैं वुमेंस के लिए। तो अभी जो रिसेंटली तीस्ता जी के लिए जो उनको बेल मिली है, सोशल एक्टिविस्ट को, तो उसी रीजन की वजह से इसको न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस किया गया। लेकिन हम रफली मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर दोज सेक्शन इन सीआरपीसी विच a women can use and at the same time they should know what are their rights। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि हमारे लिए कौन कौन से सेक्शन है जिनको हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सेक्शन 437 क्या है, विच डील्स विद केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस विच यूजुअली involve punishment of death or life imprisonment, have exceptions in a proviso that says court may grant bail in these cases if such person is under the age of 16 or women or is sick or infirm। यानी कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, यूएपीए का हो गया, पोटा का हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस हो गए, नॉट श्योर अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, आई नीड टू चेक दैट। तो उन केसेस के अंदर जहाँ पे यूजुअली आपको बेल नहीं मिलती है और ज़्यादातर समय या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है अगर यदि वो ऑफेंसेस प्रूव हो जाते हैं, या फिर डेथ पेनल्टी मिलती है, उन केस के अंदर एक अलग से एक्सेप्शन ऐड किया गया है। वो ये है कि भाई विमेंस को या फिर जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 साल है, 16 साल से कम है, कोई बीमार है, उन लोगों को आप बेल दे सकते हो। और इसी बेसिस पर जो हमारे अभी करंटली जो CJI हैं श्री यू ललित, उन्होंने तीस्ता जी को बेल दी है। उसके अलावा सेक्शन 437 के अलावा सेक्शन 160 है। सेक्शन 160 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्स अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन, then no women shall be required to do so at any place other than the place in which she resides, which means officer has to visit her residence to make inquiries. Same applies in the case of boy having age less than 16, man above 65, mental and physically disabled person। तो सेक्शन 160 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर लोगों को बुलाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। अगर इनको सस्पेक्ट होता है या फिर उनको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी केस को लेकर के, तो दे कैन कॉल समवन कि भाई आपको यहाँ पे आपको थाने में या फिर इस जगह पे आपको आना होगा, जो भी उनके कोर्ट्स वगैरह में जो भी एरिया होता है यहाँ पे, और आपको वहाँ पे आके आप किससे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो उनको वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे या जो फिक्स डेट टाइम पे उनको बुलाया जाता है फिक्स जगह पर। बट इन द केस ऑफ वुमेन या फिर जो बच्चे हैं जो कि 16 साल से कम के हैं, सीनियर सिटीजन जिनकी एज 65 के ऊपर है, और मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड मच थिंग राइट, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उनको नहीं बुला सकता, उनको खुद उनकी जगह पे जाना होगा जहाँ पर वो रहते हैं। जिनको अगर मान के चलो अगर मैं वो पर्सन हूँ
तो पुलिस ऑफिसर को मेरे घर पे आना होगा अगर यदि मेरी उम्र 16 साल से कम है, या फिर मेरी उम्र 65 से ऊपर की है, या फिर मैं मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हूँ इन दैट केस, या फिर वेमेन के केस में भी पुलिस ऑफिसर हैज़ टू कम एट माई होम एंड देन ही कैन डू हिज इंक्वायरी। वो जो भी उनके क्वेश्चन पूछने होंगे दे कैन आस्क दैट। ठीक है। सो हमने सेक्शन 437 में चेक कर लिया, 160 हमने पढ़ लिया। उसके अलावा एक और जो है वो प्रोविज़ो ऐड किया गया था इन 2009 इन सीआरपीसी। वो ये कहता है कि विमेन को जो अरेस्ट करेगा उसके लिए फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, बशर्ते सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कि भाई इमरजेंसी और हमारे पास फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है। देर आर सम सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे वो अलाउ होता है, अदरवाइज फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। दैट प्रोविज़ो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सीआरपीसी इन 2009। इसके अलावा एक और प्रोविज़ो है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। वो प्रोविज़ो ये कहता है कि अगर मान के चलो कि पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है और वो उसको उनको पता पड़ा है किसी हमको पर्सन ए को अरेस्ट करना है, वो पर्सन ए ऐसे घर में है जहाँ पर एक विमन है और वो विमन वो नहीं है जिसको उनको अरेस्ट करना है। पर्सन ए इज सेपरेट एंड दैट विमन इज सेपरेट, राइट। तो उस केस के और एंड दैट विमन इज़ अलोन इन दैट हाउस और वो पब्लिक में नहीं आना चाहती है, इन दैट केस पुलिस को उनको पहले से नोटिस देना होगा कि भाई हम आपके घर में आके चेक करना चाहते हैं। और जब जो भी उनका जो मूवमेंट है कि भाई जो विमेन है उसको उस जगह से हटा करके ताकि वो सर्च कर सके, तो उसका भी जो उनको जो मैनेज जो पूरा जो भी मैनेज करना होगा वो भी पुलिस को ही करना होगा एंड दे हैव टू गिव द नोटिस फॉर दैट। ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द फोर्थ प्रोविज़न। तो ये जो चीज़ें थी वो सीआरपीसी में विमेंस को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। सो वी शुड, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम ये मेंशन कर सके या फिर हमको ये पता हो। सबसे पहली बात तो विमेंस के लिए उनको अपने राइट पता होना चाहिए, पहला रीज़न ये, सिंपल सी बात, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा रीज़न, अगर यदि हमको विमेन से रिलेटेड अगर यदि हमको यूपीएससी में लिखना होता है तो हमको ये लिखना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विमेंस को भी एक अलग से स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि दे आर टोटली इग्नोर्ड। ठीक है। सो दैट्स इट प्रेटी मच। लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी फीडबैक। अगर यदि कोई भी अगर गलती अगर आपको लगता है कोई फीडबैक मेरे लिए है तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।